जय हिंद दोस्तों, आज हम एक नया अध्याय शुरू करने जा रहे हैं, यानी कि एक नया विषय शुरू करने जा रहे हैं। और ये विषय ज़्यादातर आप जीएस में पढ़ते हैं और मेरा मानना है कि शायद सबका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होगा। एक जो संविधान के विषय में एक आपकी जिज्ञासा को बढ़ाएगा और कुछ ऐसा प्रयास किया जा रहा है कि जो आप देखेंगे कि पॉलिटी एक विषय जो जीएस में है वो आप लोगों का फेवरेट बन सकता है। शायद मैं यही प्रयास करूँगा और इस प्रयास के तहत आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ पॉलिटी का जो इतिहास या जो संवैधानिक विकास का जो इतिहास है उसके तहत आज मेरा ये प्रयास है कि आप लोगों को जोड़ सकें इस नए विषय में और आप लोगों को कुछ बेहतर मिल सके। तो कृपया ध्यान से देखिएगा और मेरा एक वादा है कि आपको इस वीडियो से कुछ न कुछ ज़रूर मिलेगा। तो शुरू करते हैं और हम देखेंगे कि इंडियन पॉलिटी जो आपका जीएस के अंतर्गत पढ़ते हैं आप। और तो पॉलिटी पढ़ने से पहले आप इस बात पे ध्यान दें कि किसी भी सब्जेक्ट को ले लीजिए तो सब्जेक्ट को पढ़ने से पहले, उसके अंदर जाने से पहले उसके कुछ जो इम्पॉर्टेंट वर्ड्स होते हैं उस पे ध्यान देना ज़रूरी होता है। तो उसके तहत देखा जाए तो ज़्यादातर जो बोलचाल में जो वर्ड्स आते हैं उस पे एक बार निगाहें फेरना ज़रूरी है, क्योंकि अगर इस पे ध्यान नहीं देते हैं तो आगे की चीज़ें कठिन और जटिल होती जाती हैं। तो इस बात को हम शुरू करते हैं। कुछ हमने इसको सरल बनाने का प्रयास किया है। जैसे आप अक्सर सुनते होंगे कि विधि विधान, तो इसको संविधान से कैसे तुलना करते हैं या संविधान से क्या कैसे भिन्न है, तो इन सब पे चर्चा कर लेते हैं। तो इसके बाद हम सब्जेक्ट के अंदर जाएंगे। तो कुछ शब्दों से पहले रूबरू होते हैं। वो पहला है विधि। तो विधि क्या है? इसका इंग्लिश लॉ होता है। तो आप समझ सकते हैं कि ये विधि एक व्यापक शब्द है। तो इसमें विधि को कभी कभी तरीका भी कह सकते हैं, नियम भी कह सकते हैं, प्रक्रिया भी कह सकते हैं। तो ये विधि को एक विभिन्न नामों से जो बोला जाता है, तो इस पे आप एक अपना विचार, अपने आप को एक संतुलित विचार में स्पष्ट कर लीजिए कि विधि क्या है। तो विधि तरीका है, नियम है, प्रक्रिया है। वैसे विधान क्या है? तो विधान में एक प्रोसीड्यूर शामिल हो जाता है, यानी कि एक प्रोसेस शामिल हो जाता है। तो जब किसी प्रोसेस के तहत कोई तरीका अपनाया जाता है तो वो विधान के अंतर्गत आता है। जैसे कानून हो गया और विधि संग्रह हो गया। तो ये कानून हो गया, विधि संग्रह हो गया। तो ये सब क्या होगा? ये आपका विधान के अंतर्गत आता है। तो हम देखते हैं इसको लेजिस्लेशन इंग्लिश में कह सकते हैं। और ये कैसे संविधान से भिन्न है? तो संविधान जो हमारा टॉपिक है आज का, इस संविधान पे हम देखते हैं कि संविधान को जो शाब्दिक अर्थ में देखें तो ये सम प्लस विधान से मिलकर बना है। तो जिसका अभिप्राय या जिसका एक मोटो होता है कि जो संविधान तय करता है कि अधिकार और कर्तव्य का निर्धारण करता है। और तो ये संविधान हो गया। और ये विधान और विधि से भिन्न ऐसे है कि संविधान जो है ये अपेक्षाकृत छोटे स्तर पे होता है, लेकिन विधान एक व्यापक स्तर का जो विचारधारा है वो विधान और विधि होता है। तो ये अंतर है। फिर हम देखते हैं कि कुछ शब्द आपको मिलेंगे, जैसे विधेयक हो गए, अधिनियम हो गए, अध्यादेश हो गए। और फिर अपने इस संविधान के अंतर्गत देखेंगे भाग, अनुसूची, अनुच्छेद, चार्टर, रेगुलेटिंग एक्ट। तो ये सब देखेंगे। तो हम अभी जो शुरू करने जा रहे हैं चार्टर और रेगुलेटिंग एक्ट। तो चार्टर एक्ट क्या होते हैं, इन सब पे चर्चा करेंगे धीरे धीरे। लेकिन हम देख लेते हैं चार्टर एक्ट क्या होते हैं। तो चार्टर जो होते हैं ये एक प्रकार से अधिकार पत्र होते हैं। तो ये अधिकार पत्र जो दिए गए थे शुरू में 1600 ईस्वी में, तो उसको चार्टर एक्ट कहा गया था। फिर बाद में रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो मतलब एक उसको रेगुलर चलाने के लिए उसको
रेगुलेट करने के लिए जो कानून प्रक्रिया है उसको मतलब एक प्रोसेस में लाने के लिए तो ये रेगुलेटिंग एक्ट को लाया गया। तो ये सब चीज़ें हैं। और फिर देखते हैं कि जो ये भिन्न कैसे है। तो जो विधि और विधान है ये एक विशिष्ट परिप्रेक्ष्य में यूज होता है और विस्तृत होता है और ये मतलब एक विस्तार लिए होता है। ये ज़्यादा एक व्यापक अर्थों में लिया जाता है विधि का। और ये लचीला होता है, यानी कि इसमें बहुत ज़्यादा ये संविधान जैसा संशोधन की प्रक्रिया का कोई वो नहीं होता है, आसानी से बदला जा सकता है, आसानी से इसमें कुछ जोड़ा और कुछ घटाया जा सकता है। तो ये विधि और विधान का है। लेकिन संविधान में ऐसा कुछ नहीं होता है। इसको बदलने के लिए इसमें एक कठोरता होती है और ये मूलभूत होते हैं, यानी कि ये अपने मतलब एक सामान्य विधियों को लेके चलते हैं और ये सभी मतलब एक पूरे क्षेत्र में या देश में लागू होता है और ये देश के लिए सर्वोच्च होता है और सिद्धांतवादी होता है और ये मूल्यों को लेके चलने वाला होता है। तो ये संविधान के विषय में आप देख सकते हैं। तो इन सब मुद्दों पे थोड़ा चर्चा होने के बाद हम एक समग्र रूप में कह सकते हैं कि जो विधि या विधान है ये विशिष्ट मुद्दों के लिए बनाए जाते हैं एवं विस्तृत होते हैं। और जो संविधान जो है वो देश के सामान्य मुद्दों के लिए मूलभूत ढांचे सिद्धांतों का निर्धारण करते हैं, यानी कि ये सामान्य मुद्दों के लिए होते हैं और विधि विधान विशिष्ट मुद्दों के लिए होते हैं। और संविधान में एक चीज़ और है कि ये अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। ये अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण करते हैं। तो ये हो गया आपका अब हम आते हैं संवैधानिक विकास। तो हम कुछ शब्दों के बारे में अभी परिचित हुए हैं। तो अब इसके बाद हम ध्यान देंगे संवैधानिक विकास। तो विकास की जब बात करेंगे तो हम इसको दो चरणों में देख सकते हैं या दो वर्गों में विभाजित करके देख सकते हैं कि एक स्ट्रक्चरल विकास और दूसरा देख सकते हैं पीरियोडिकल विकास। तो स्ट्रक्चरल विकास में देख सकते हैं कि मूल्यों का विकास, यानी कि जो मूल्य हैं वो उसके कैसे कौन कौन से मूल्यों का विकास हुआ, जैसे लोकतंत्र, स्वतंत्रता, न्याय। तो ये मूल्यों का विकास हो गया। फिर हम देखते हैं स्ट्रक्चरल विकास में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका का विकास, ये कैसे कैसे हमारा जो डेवलपमेंट हुआ, इन सब के विषय में जानेंगे। फिर जो पीरियोडिकल विकास में देखेंगे कि ब्रिटिश काल में का विकास हुआ और फिर ब्रिटिश काल के बाद यानी जो स्वतंत्रता काल में जो विकास हुआ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वो बना। तो ये देख लेंगे। तो ब्रिटिश काल के अंतर्गत हम चर्चा करेंगे कि कंपनी के काल में, जो कंपनी जब शासन कर रही थी उस काल में कौन कौन से विकास हुए, क्या क्या बदलाव हुए। और उसके बाद देखेंगे कि क्राउन के काल में, यानी कि जो क्राउन का समय था, यानी कि कंपनी के बाद जो 1857 के बाद जो क्राउन ने अपने हाथ में ले लिया था 1858 में जो सत्ता शासन, तो उस समय उसके बाद क्या क्या विकास हुए, तो इन सब पे चर्चा करेंगे। और फिर आगे बढ़ेंगे कि देखेंगे कि जो कंपनी काल में जो विकास हुआ उसमें देखेंगे कि व्यापार, जो कंपनी का व्यापार काल था एक 1600 से 1765, ये कंपनी जब व्यापारिक रूप में अपना भागीदारी निभाती थी उस समय क्या क्या विकास हुए। फिर कंपनी का ही काल में देखेंगे कि व्यापार और राजनीति, जब व्यापार के साथ वो राजनीति में आई 1765 के बाद, यानी कि जो हुआ था 1765 में जो कानून आया, उसके बाद फिर 1858 तक क्या क्या कानून आए, रेगुलेटिंग एक्ट आए। तो इन सब के विषय में हम देखेंगे। फिर आगे क्या देखेंगे कि जो अब हम चर्चा कर लेते हैं कि क्या बदलाव हुए। तो व्यापार काल में क्या बदलाव हुए, तो जो अधिकार पत्र आया था चार्टर एक्ट, तो उस चार्टर एक्ट के तहत 1600 ईस्वी में एक चार्टर एक्ट आया था। तो वो क्या था, महारानी एलिजाबेथ का जो महारानी एलिजाबेथ प्रथम थी, उन्होंने अपना एक आज्ञा पत्र निकाला था, वो
था 1600 ईस्वी में। ये क्या था, कंपनी को पूर्वी देशों के साथ व्यापार करने का विशेषाधिकार दिया गया था इसके तहत, और ये 15 वर्षों के लिए था। इसमें 24 सदस्य शामिल थे और ये इसे बाद में बढ़ाया भी गया, इसमें कुछ बदलाव किए गए। और कि इस काल में जो अधिकार पत्र दिए गए थे 1600 से और ये 1813 तक कंपनी का एकाधिकार रहा और व्यापार के क्षेत्र में। फिर उसके बाद 1813 में सीमित हो गया एकाधिकार, आप देखेंगे। फिर 1813 से 1833 तक सीमित एकाधिकार चलता रहा, चीन और चाय को छोड़ के। और 1833 में वो भी समाप्त कर दिया गया, यानी कि एकाधिकार समाप्त हो गया पूरी तरीके से। और 1858 में आप देखेंगे कि कंपनी ही समाप्त कर दी गई, यानी कि कंपनी का अब कार्य केवल राजनीतिक हो गया था और व्यापार पे जो एकाधिकार था वो समाप्त हो गया था। तो इस प्रकार से हम ये बदलाव लगातार देखते आएंगे। और फिर देखेंगे कि जो 1726 में एक जो चार्टर एक्ट आया था उसके तहत क्या किया गया था, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास प्रेसिडेंसी को अपने क्षेत्र के लिए कानून बनाने का अधिकार दे दिया गया था। ये 1726 में जो अधिकार पत्र आया था, चार्टर एक्ट आया था। तो ये सब बदलाव हुए थे। और फिर देखेंगे कि जो 1781 में एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया था, 1784 में पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट आया था। तो ये सब, इन सब बातों पे डिटेल में चर्चा थोड़ी कर लेंगे। और अब हम आते हैं जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में आया था। ये मेन रूप से देखा जाए तो संवैधानिक इतिहास विशेष रूप से यहीं से शुरू होता है। और इसमें इसका उद्देश्य क्या था, तो कंपनी के प्रशासन में सुधार के लिए लाया गया था और भ्रष्टाचार को रोकना इसका एक उद्देश्य था, और न्यायपालिका में सुधार करना एक उद्देश्य था, और प्रशासन में केंद्रीकरण लाना। ये सब जो था, जो चार्टर एक्ट या रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो था, ये लाने का यही उद्देश्य था। और ये कैसे किया गया, तो इसके विषय में देखेंगे कि जो गवर्नर जनरल की सहायता के लिए 4 सदस्यीय परिषद बनाया गया। और इसके बाद फिर देखेंगे कि जो भ्रष्टाचार को कैसे रोका गया, मतलब कंपनी के प्रशासन में सुधार के लिए जो 4 सदस्यीय परिषद बनाया गया। फिर भ्रष्टाचार को कैसे रोका गया, तो इसमें क्या किया गया कि कंपनी में जो लाभांश जो था वो 6% तक सीमित कर दिया गया, तो इससे भ्रष्टाचार कम करने में सहायता मिली। और निदेशकों को जो एक कार्यकाल होता था उसको सीमित किया गया, यानी कि 4 वर्ष तक सीमित कर दिया गया। 4 वर्ष से ज़्यादा अब किसी को निदेशक के पद पर रहने का अधिकार नहीं रह गया था। तो ये सुधार किए गए। न्यायपालिका में क्या सुधार किया गया, तो न्यायपालिका में एससी को न्यायिक शक्ति प्रदान की गई, कुछ न्यायिक शक्ति प्रदान की गई सुप्रीम कोर्ट को। तो और क्या किया गया कि उनको, सुप्रीम कोर्ट को नागरिक और आपराधिक दोनों मामले में शक्ति प्रदान कर दी गई। तो ये कुछ सुधार हुए। और फिर जो प्रशासन में क्या केंद्रीकरण कैसे किया गया, तो कलकत्ता के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया गया, यानी कि कलकत्ता के गवर्नर जनरल को अब बंगाल का गवर्नर जनरल कहा जाने लगा। तो ये सुधार किया गया। और बम्बई और मद्रास के गवर्नर को गवर्नर जनरल के अधीन कर दिया गया, यानी कि बम्बई और मद्रास के गवर्नर को गवर्नर जनरल जो कलकत्ता या बंगाल के थे उनके अधीन कर दिया गया। तो ये इतने सुधार इसमें 1773 में किए गए। इसके बाद क्या किया गया, जो इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि सरकार का कंपनी के कार्यों में नियंत्रण शुरू हो गया, मतलब एक नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया गया। फिर केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत हुई जो 1773 में था। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि केंद्रीकृत प्रशासन की शुरुआत है, तो आप इसमें शामिल कर सकते हैं कि 1773 से शुरू किया गया। और फिर क्या देखेंगे कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के पृथक्करण की शुरुआत की गई, यानी कि प्रयास किया गया कि जो थोड़ा पृथक्करण किया जाए, लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह गई। और जो सुप्रीम कोर्ट की शक्ति और अधिकार क्षेत्र हैं उसको थोड़ा स्पष्ट नहीं किया गया, ये इसकी एक कमियां थी। तो इसी कमियों को सुधार के लिए प्रयास किया गया। तो इसी सुधार के तहत हम आगे देखेंगे कि कुछ जो 1781 या 1784 में कुछ
सुधार हुए। तो लेकिन अब देख लेते हैं कि जो 1773 में जो एक परिषद 4 सदस्यीय परिषद गठित किया था, कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेता है कि इस परिषद में सदस्य कौन कौन थे, तो ये नाम आप देख लेंगे, जनरल क्लेवरिंग, फिलिप फ्रांसिस, मॉनसन और बॉरवेल। तो ये देख लेंगे कि आप 4 सदस्य नाम मोटा मोटा याद रखेंगे कि कभी कभी पूछ लेता है ऑप्शनल क्वेश्चन में, तो ये आप देख लेंगे। फिर 1774 में जो सुप्रीम कोर्ट का गठन किया गया था उसमें भी 4 न्यायाधीश थे। तो 4 न्यायाधीश में पहले एलिजा एम्पी थे और वो मुख्य न्यायाधीश थे, फिर उसके बाद हाइड, चैम्बर्स और लेमेंस्टर। तो इनका थोड़ा याद कर लीजिएगा और ये आगे की परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। फिर नेक्स्ट हम चलते हैं, जो सुधार किए गए, जो 1773 के एक्ट में सुधार करने का प्रयास किया गया वो क्या था। तो चूँकि हम इस पे चर्चा कर चुके हैं कि जो 1773 के एक्ट में एससी को जो है न्यायिक शक्ति और जो अधिकारों का जो बंटवारा था, जो विभाजन का प्रयास किया गया था वो लेजिस्लेशन और जुडिशरी में, वो स्पष्ट नहीं था। तो उसी को स्पष्ट करने के लिए ये प्रयास किया गया, 1781 का एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया, उसी का सेटलमेंट किया गया। तो इसमें क्या किया गया कि न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। जो एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 था, इसमें न्यायपालिका और कार्यपालिका की शक्तियों का स्पष्ट विभाजन किया गया। फिर क्या किया गया, सुप्रीम कोर्ट की शक्तियों को सीमित किया गया एवं इनके अधिकार क्षेत्र स्पष्ट किए गए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट की शक्तियां कुछ जो अभी आपने पीछे देखा कि जो नागरिक और आपराधिक दोनों मामलों में शक्तियाँ की गई थी, तो उसको कुछ सीमित करने का प्रयास किया गया था और इनके अधिकार क्षेत्र को और स्पष्ट करने का प्रयास किया गया, जो कमियां थी 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। लेकिन फिर भी कुछ कमियां रह जाती हैं, हम आगे देखेंगे। और तो इसका प्रभाव क्या हुआ कि यह ब्रिटिश शासन को अधिक प्रभावी बनाने का प्रयास था। मतलब ये जो एक प्रयास क्यों किया गया, तो ब्रिटिश शासन को और अधिक भारत में प्रभावी बनाने का प्रयास किया गया। और फिर क्या किया, गवर्नर जनरल और काउंसिल को एससी की अधिकारिता से मुक्ति दी गई। यानी कि गवर्नर जनरल को थोड़ा स्वतंत्र कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट के अधिकारिता क्षेत्र से, थोड़ा उनको जो निर्णय लेने की क्षमता है उसमें एक स्वतंत्रता दी गई गवर्नर जनरल को। और फिर क्या किया गया कि कलकत्ता सरकार को बंगाल, बिहार, उड़ीसा पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। यानी कि जो कलकत्ता की सरकार थी, यानी कि जो बंगाल की गवर्नमेंट थी, उसको बंगाल, बिहार और उड़ीसा पर कानून बनाने का अधिकार दिया गया। तो ये 1781 के तहत आप देख सकते हैं। फिर आगे सुधार कुछ हुआ 1784 में, जो पिट्स इंडिया एक्ट के नाम से जाना जाता है। 1784 में जो सुधार हुआ वो 1773 के जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसी में सुधार किया गया 1784 में, पहले 81 में, फिर 84 में। तो 84 में क्या था कि इसमें कुछ ढांचागत बदलाव किया गया। तो क्या किया गया कि कंपनी एवं भारतीय शासन पर नियंत्रण करने का प्रयास किया गया, मतलब बढ़ाने का प्रयास किया गया। नियंत्रण तो पहले भी था थोड़ा बहुत, लेकिन इसको और बढ़ाने का प्रयास किया गया। तो देख सकते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट, थोड़ा आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि नाम है पिट्स, तो किसी को पीट के कंट्रोल करना, तो ये कंट्रोल करने का एक प्रयास है जो 1784 में किया गया। तो कंट्रोल करने के लिए क्या किया गया, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। तो ये क्या करता था कि भारत में जो है ये राजनैतिक कार्यों के, जो कंपनी के राजनीतिक कार्य थे उसकी निगरानी के लिए ये पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया था। उसमें सुधार के मतलब एक निगरानी करने के लिए ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल बनाया गया। और कुछ अन्य सुधार किए गए। तो क्या किया गया, द्वैध शासन प्रणाली की स्थापना की गई। ये द्वैध शासन की प्रणाली से आप वो जो 1919 का द्वैध शासन या 1935 का द्वैध शासन, उससे कंफ्यूज मत कीजिएगा। यहाँ द्वैध शासन की प्रणाली का मतलब है एक गवर्नर जनरल का शासन और दूसरा क्राउन का शासन, यानी कि ब्रिटिश सरकार का शासन। तो ये द्वैध मतलब उसको कुछ शक्तियाँ दी गई, कुछ ब्रिटिश सरकार को शक्तियाँ दी गई। तो ये था द्वैध प्रणाली। और फिर इसमें क्या एक और प्रयास किया गया, जो 1784 का जो पिट्स एक्ट था, इसमें गवर्नर जनरल की शक्ति को केंद्रीय और बढ़ाने का प्रयास किया गया और एक केंद्रीयकरण का प्रयास किया गया। जो केंद्रीयकरण के जो प्रयास किया गया था उसको और अधिक केंद्रीकृत करने का प्रयास किया गया।
और प्रशासन में एकता लाने का प्रयास किया गया, जो 1784 का एक्ट था। तो इसका महत्व हम देख लेंगे। तो महत्व क्या था कि इसने भारत में ब्रिटिश शासन की नींव रखी और इसने प्रशासनिक सुधारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया और इसने परिषद में सदस्यों की संख्या जो 4 से घटाकर 3 किया गया। और फिर अंत में आप देखेंगे कि कंपनी का क्षेत्र ब्रिटिश आधिपत्य क्षेत्र हो गया और कंपनी मात्र प्रतिनिधि रह गई। तो ये जो 1784 के जो पिट्स इंडिया एक्ट है, इसके तहत जो सुधार करने का प्रयास किया गया एक्ट 1773 में। इसके बाद कुछ और एक्ट आए, इस पे चर्चा हम आगे करेंगे। वीडियो थोड़ा लंबी हो जा रही है, तो हम अगली वीडियो का इंतज़ार करेंगे। और यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।